गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ लाए हैं जो कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस सीरीज़ में हम सोशियोलॉजी के फाउंडेशन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले थिंकर्स को देखेंगे और उसमें हमारा सबसे पहला थिंकर्स अगस्ट कॉम्टे रहने वाले हैं। अगस्ट कॉम्टे बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं अगर हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, और यूजीसी नेट में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आज हम की कॉन्सेप्ट्स अगस्त कॉम्ट ने जो दिए हैं वो बहुत ही सिंपल वे में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझने वाले हैं। तो उनके की कॉन्सेप्ट सारे के सारे एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नो अबाउट अगस्त कॉम्ट की कॉन्सेप्ट्स. So as this is visible in this slide, अगस्त कॉम्ट का सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन का क्या रहा है। अगर हम सोशियोलॉजी में देखें तो अगस्त कॉम्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में। एक सेकेंड में अपना कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो अगस्त कॉम्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अगर हम सोशियोलॉजी में देखा जाए तो। कैसे? सबसे पहली बात, उन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। अगस्त कॉम्ट को जाना जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने आपका सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया था और उनका मेन मोटिव ये था कि हमें सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना है। पहले हम सोसाइटी को साइंस के नज़रिए से ना समझ के उसे कल्चर के पॉइंट से, रिलीजन के पॉइंट से या डिफरेंट पॉइंट से समझने की कोशिश करते थे। पर अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि हम सोसाइटी को एक साइंटिफिक तरीके से समझें और जानें। उन्हें एज दिस रिटन दे वांटेड टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया था। सबसे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म कॉइन नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने कॉइन किया था सोशल फिजिक्स। एक सेकेंड, एक वर्ड था सोशल फिजिक्स जो उन्होंने सोशियोलॉजी से पहले कॉइन किया था। लेकिन ये जो वर्ड था ये आपका किसी और थिंकर ने पहले से ही यूज़ कर लिया था अपने सब्जेक्ट में। सो इसी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा अपना नाम, सोशियोलॉजी का नाम, और हमारा सोशियोलॉजी नाम पड़ा सब्जेक्ट का। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, ये पॉजिटिविज्म को मानने वाले थे। जैसे कि हमने पहले स्टेटमेंट में देखा ये कि उन्होंने कहा था कि हमें सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो उन्होंने उसमें एक पहला फैक्टर आता है पॉजिटिविज्म का। ये एक पॉजिटिविस्ट थिंकर थे जो कि साइंटिफिक नॉलेज को ही सही नॉलेज मानते थे। उनका कहना था कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वही इकलौती ट्रू नॉलेज है, जो कि बेस्ड है किस पे? ऑब्जर्वेशन पे और एम्पिरिकल एविडेंसेस पे। इन्होंने मेटाफिजिक्स को भी रिजेक्ट कर दिया था। तो सबसे पहला हमने समझा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, दूसरा पॉजिटिविज्म को फॉलो करने वाले हैं या पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी किसी भी सोसाइटी को मूव करने के लिए। इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा था, जिसे हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बोलते हैं। सबसे पहले स्टेज है थियोलॉजिकल, दूसरी स्टेज है मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरी स्टेज है पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। तो अब हम समझते हैं इन तीनों को क्या है। तो थियोलॉजिकल स्टेज वो है जहाँ पर सोसाइटी ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती है, उसका गॉड पे और सुपर नेचुरल पावर्स पे ज़्यादा ध्यान रहता है, और वो अपनी जो नॉलेज को या रीजंस ढूंढने की कोशिश करती है सुपर नेचुरल पावर्स में। वहीं मेटाफिजिकल स्टेज वहाँ होती है जहाँ पर लोग अपनी रीजनिंग लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को सोचने और जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी स्टेज जो कि पॉजिटिव स्टेज है या साइंटिफिक स्टेज है, यहाँ पर लोग पूरा का पूरा साइंटिफिक लॉ और रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस अगस्त कॉम्ट ने दी थी, जिन्हें हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बोलते हैं। सबसे पहली स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज, एंड द तीसरा, थर्ड एंड द लास्ट, पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। अब उन्होंने सोसाइटी को बोला था कि जो सोसाइटी है उसमें कुछ सोशल स्टैटिस्ट है
और कुछ सोशल डायनामिक हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, जिसे हम सोशल स्टेटस बोलते हैं। जैसे कि हमारा सोशल फैक्टर या ऑर्डर, जैसे फैमिली है वो हमारी पहले 400 साल पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। या कोई गवर्नमेंट है, वो पहले भी थी, गवर्नमेंट से यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम से है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से है, या किसी भी एक पॉलिटिकल सिस्टम से है जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। दूसरा उन्होंने बोला था डायनेमिक स्टेटस, सोशल डायनेमिक। इसमें ये था जो सोसाइटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फैमिली हमारी पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी करती है, 400 साल पहले भी फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था और आज भी है। लेकिन जो 400 साल पहले फैमिली एग्जिस्ट करती थी उसका नेचर या उसका जो स्ट्रक्चर था वो आज की फैमिली से बहुत डिफरेंट है। पहले लोग जॉइंट फैमिली में बिलीव करते थे, लेकिन आज हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगस्त को इसी बात को फोकस करते हुए उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट्स लिए कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं या चेंजेस होते हैं, एक तो स्टैटिक चेंज और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक चेंज ना। अब हम आगे आते हैं, तो ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है, दोबारा से रिपीट हुआ है, 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। नाउ हायरार्की ऑफ साइंस। So, as we also know that father August Comte is considered as the father of sociology, उन्होंने ही sociology का concept coin किया था। उन्होंने हायरार्की भी दी थी साइंस में। उनका ये मानना था कि जो साइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, या जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो ही सबसे ऊपर रखी जाएगी। और उनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो ह्यूमन के साथ डील करती थी। उनके हिसाब से तो उन्होंने एक हायरार्की बनाई जिसमें मैथ्स को उन्होंने सबसे नीचे रखा, देन एस्ट्रोनॉमी को। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हायरार्की इस तरीके से चल रही है, मतलब सबसे ऊपर सोशियोलॉजी है, फिर बायोलॉजी है, देन केमिस्ट्री है, देन फिजिक्स है, देन एस्ट्रोनॉमी है, देन ये अगेन रिपीट हो चुका है, देन मैथमेटिक्स है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैथमेटिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट, हमें एक बार फॉर्मूला पता लग गया तो हम उसे अप्लाई करेंगे। जैसे हमें पता है 2 × 2 = 4, अगर हम किसी भी नंबर को दूसरे से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक फिक्स रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, या 2 × 3 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये एक फिक्स है। अगर आप आज कर रहे हो तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, और 10 साल बाद करोगे तो भी 3 × 6 ही होगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी यही बोला, देन उन्होंने फिजिक्स में भी यही बोला कि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको एक बार थ्योरी समझ में आ गई, तो सारी जगह अप्लाई हो जाएगी। देन जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे कि केमिस्ट्री में वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, क्योंकि इसमें चेंजेस ज़्यादा होते हैं। वहीं बायोलॉजी को भी उन्होंने यही बोला कि बायोलॉजी में भी बहुत जल्दी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो ऊपर रखा गया उन्होंने वो रखा सोशियोलॉजी को, क्योंकि उनका ये मानना था जो सोशियोलॉजी है वो आपकी ह्यूमंस के साथ डील करते हैं, जो कि आप जिन्हें प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप किसी भी ह्यूमन नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं विद इन द टाइम। अगर आप किसी इंसान के ऊपर स्टडी कर रहे हैं आज, और अगर 10 साल बाद आप उस इंसान के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके बिहेवियर में या उसके नेचर में या उसके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत सारा डाइवर्स टाइप का चेंजेस मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने सोशियोलॉजी को सबसे ऊपर रखा, हायरार्की में सबसे ऊपर नाम दिया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, अगस्त कॉम्ट का मानना था कि जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पे वो बिलीव करते थे, वो किसी भी तरह के रिलीजन को नहीं मानते थे। मतलब वो कोई भी जो प्रमोट हो रहे हैं रिलीजन, ये सोसाइटी में जो आइडियोलॉजी है रिलीजन को लेकर, वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। उनका कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे बड़ा रिलीजन है, और जितने भी ये आपके ट्रेडिशनल रिलीजन है वो आपके रिप्लेस हो जाएंगे एक सेकुलर रिलीजन के साथ। तो उनका मेन फोकस था ह्यूमैनिटी पर, कि हम ह्यूमैनिटी से ही रिलीजन को एक सेक्रेट फॉर्म में ला सकते हैं। अब उनका एक और चीज़ था कि यूनिवर्सल लव और एल्टरिज्म पे वो बिलीव करते थे। बेसिकली उनका सिर्फ इतना था कि वो ह्यूमैनिटी को ही सबसे बड़ा रिलीजन मानते थे। तो ये बहुत बेसिक और बहुत मोटे तरीके से या फिर सारे तरीके से आपका अगस्त कॉम्टे के जो की कंसेप्ट है इसमें पूरी स्लाइड में कवर हो चुके हैं। ऐसे ही आप अब
आपको जो आगे इस सीरीज़ में नेक्स्ट मिलेंगे वो इमाइल रकीम मिलेंगे, और वो भी इसी तरीके से छोटे छोटे स्लाइड्स के थ्रू समझाया जाएगा, जिसमें आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।